के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करते हैं चुनावी राज्यों में किस प्रकार से घमासान है, क्योंकि अब वोटिंग की बात आने लगी है। हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका परिचय कराते हैं आपका हमारे साथ में। मिजोरम से हमारे सहयोगी विक्रमजीत सिंह हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ से धीरज कुमार, राजस्थान से विशाल बरिस्टो और मध्य प्रदेश से नीरज सिंह, हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करते हैं। इसके अलावा खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार अनिल कुमार बंसल जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। इन सभी से हम चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले विक्रम, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। सुदूर मिजोरम के लिहाज से अगर बात की जाए तो कौन से इस बार बड़े मसले और मुद्दे हैं जो राज्य की सरकार को तय करने में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं, जनता के लिहाज से अगर बात की जाए तो? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो रहता है वो किसी भी राज्य के चुनाव में, वैसे ही मिजोरम में भी विकास और इसके अलावा जो है स्थानीय रोजगार और पर्यटन का विकास, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी विकास योजनाओं की चर्चा कर रही है कि किस प्रकार से उन्होंने जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है उसके बाद से किस प्रकार से पूर्वोत्तर का विकास किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, एयरपोर्ट्स हो, वाटरवेज हो या अन्य परियोजनाएं हो, उस प्रकार से विकास की बात की। आज मोदी जी ने भी एक मैसेज जारी किया है मिजोरम के लोगों के लिए। और इसके अलावा जो है, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सिलेंडर सस्ते करने की बात की है। इसके अलावा विकास योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया है। वहीं अगर बात की जाए ZPM और MNF पार्टी का, तो उनकी तरफ से जो है प्रदेश के विकास की बात की गई है, सबको साथ लेकर चलने की बात की गई है, योजनाओं का जिक्र किया गया है। हालांकि ZPM जो है एक नया दल है, पिछली बार जो है उसने एक अच्छा प्रदर्शन किया था, नंबर 2 पर रही थी, 8 विधानसभा सीटें आई थी, लेकिन इस बार जो है वो MNF को जो है कड़ी टक्कर दे रही है। तो ऐसे में कि मिजोरम का जो पोलिंग परसेंटेज रहता है वो काफी हाई रहता है। और एक दिलचस्प पहलू ये है कि यहाँ पर जो है प्रचार का तंत्र जो है राजनीतिक दलों में उतना सक्रिय नहीं होता है जिस प्रकार से हम भारत के अन्य भागों में देखते हैं, कि जिस प्रकार से बाजार जो है चुनाव चिन्ह की लड़ियों से पटे रहते हैं, या फिर गाड़ियों में जो है लाउड स्पीकर का शोर जो है चुनाव प्रचार की, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देश के बाकी भागों के मुकाबले में जो है पोलिंग परसेंटेज जो है काफी हाई रहता है। जी विक्रम, और आप जो बात कह रहे हैं उसमें महिलाओं का योगदान भी बढ़ चढ़ के रहता है, ये भी आंकड़े दिखाई पड़ते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास में। मध्य प्रदेश से नीरज सिंह हमारे साथ मौजूद है। नीरज, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री की आज धुआंधार रैलियां भी मध्य प्रदेश में थी और सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। किस प्रकार से मुद्दे मसले डेवलप होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि हालांकि अभी पहले देखा जाए तो एक तरीके से छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी बहुत दिन बचे नहीं है वोटिंग को लेकर। धीरज, देखिए, बिल्कुल आनंद, 17 तारीख को वोटिंग होगी और एक एक दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो यही कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं के बीच में जाएं। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखें तो स्टार प्रचारक हैं और जिस तरीके की डिमांड उनकी पूरे मध्य प्रदेश में है, और जब वो रैलियां करते हैं उन रैलियों में जो अपार जनसमूह उभरता है उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। और आज देखें तो 2 जगह प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में रैली की और दोनों ही जगह महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। एक तो जिस तरीके से आदिवासियों को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां रही हैं और उसकी वजह से जो मध्य प्रदेश है वो काफ़ी गरीब जो राज्य है उसमें आता था, और खासतौर से आदिवासी इलाके में तमाम विकास की योजनाएं पहुंच नहीं पाती थी। खंडवा का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से इस जिले को पिछड़ा जिला घोषित कर दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी और केंद्र में लगातार प्रधानमंत्री जिन विकास के कार्यों की बात करते हैं वो लगातार आकांक्षी जिलों पर निगाह रखे हुए हैं और वहां किस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है उस पर वो लगातार ध्यान देते हैं। दूसरा, कांग्रेस में जिस तरीके से अंतर कलह निकलकर सामने आया है, चाहे हम कमलनाथ की कांग्रेस की बात करें, दिग्विजय सिंह की कांग्रेस की बात करें, कपड़ा फाड़ने को लेकर तमाम तरह के जो बयान है वो भी सामने आए, और जब ये बयान बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर पहुंचने लगे कांग्रेस पार्टी को भी ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो सकता है, और हाई लेवल पर तब एक दूसरे को जय और वीरू की जोड़ी तक कहा गया, लेकिन उसका जो नुकसान है वो दिखाई देता है। और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह
और कमलनाथ अपने बेटों को स्थापित करने में लगे हुए हैं राजनीति में, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने प्रहार किया। और खासतौर से करप्शन को लेकर, जो पिछली कांग्रेस सरकारें थी तो करप्शन का कैसा खेल खेला जाता था और बंदर बाट उड़ता था, और कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें हैं इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करेंगी। और खासतौर से जो विकास है, लगातार जिस तरीके से विकास पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है, केंद्र सरकार और डबल इंजन की जो सरकार है वो यहाँ पर जो विकास के काम कर रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के बीच में है, जनता के बीच में है, और प्रधानमंत्री की रैली भारतीय जनता पार्टी को एक बूस्ट दे रही है और एक उत्साह बढ़ा रही है। मौजूद है उनका हम रुख करते हैं। अनिल जी, आपको लगता है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिहाज से कौन से ऐसे कॉमन मसले और मुद्दे हैं जो आप अपने आप में इस बार एक बड़ा रोल अदा करते नजर आएंगे? और खासतौर से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें या मिजोरम की बात करें, क्योंकि वहां पर अब 7 तारीख को वोटिंग है। अनिल जी, देखिए, छत्तीसगढ़ और जो आपने बात की मिजोरम की, मिजोरम एक तरह से जनजातीय क्षेत्र ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी इलाके हैं। छत्तीसगढ़ काफी पिछड़ा राज्य रहा है, आप नक्सलवाद की समस्या भी वहां रही है। तो दोनों राज्यों में, चूंकि मिजोरम जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है 2014 में, तब से उत्तर पूर्व के राज्यों के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। उससे पहले ये किसी से छिपा नहीं है कि जो 7 सिस्टर्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहां विकास की बयार उस तरह से नहीं बही थी जिस तरह से देश के बाकी हिस्सों में दिखाई देती थी। तो एक तो उत्तर क्षेत्र के जो नॉर्थ ईस्ट है वहां के राज्यों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है और एक उनको लगा है कि दिल्ली भी हमारी खबर लेती है। तो मिजोरम में हम ये जानते हैं कि वहां चूंकि नॉर्थ ईस्ट में भाजपा बहुत मजबूत कभी नहीं रही, वहां भाजपा का काम धीरे धीरे बढ़ा है, तो वहां क्षेत्रीय दलों का प्रभाव ज्यादा है। पर छत्तीसगढ़ जो है वो भाजपा ने ही अलग राज्य बनाया था और 15 वर्ष तक वहां भाजपा का राज रहा। बीच में एक बार ये कांग्रेस की सरकार आई जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने काफी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है और वहां के पिछड़ेपन को और विकास को। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं उनमें जाहिर है हम जानते हैं विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सबसे बड़ी बात है जो भाजपा के पक्ष में है, जिस पर प्रधानमंत्री जी फोकस करते हैं, वो है कि स्थायी सरकार। सब जानते हैं कि जो सरकारें गुटबाजी से ग्रस्त होती हैं, आपस में अंदर खाने लड़ाई झगड़ा होता है या सत्ता के लिए संघर्ष होता है नेताओं में, उसके कारण जो सरकार का कामकाज है प्रभावित होता है। तो छत्तीसगढ़ जो और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने जिस तरह का वो बात कर रहे हैं वो यही है कि भाजपा स्थायी सरकार देगी और स्थायी सरकार देगी तो विकास होगा और उसमें गरीब के अंतिम, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबसे बड़ी जाति का जो सवाल उठता है, वो बार बार कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो वर्ग है, सबसे अगर कोई जाति सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ा गरीब है और गरीब के कल्याण को लेकर लगातार वो बात कर रहे हैं। सर, मैं लौटता हूं आपके पास, हमारे सहयोगी धीरज भी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से इस वक्त मौजूद। धीरज, अगर छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात की जाए तो हाल फिलहाल में तमाम जो आरोप प्रत्यारोप के बीच में भ्रष्टाचार और घोटाले लगातार सतही तौर पर चर्चा में बने हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए तो पहले चरण का प्रचार खत्म होने से जस्ट पहले आज वो अपना एक तरीके से घोषणा पत्र जारी कर पाते हैं, ये भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। धीरज, बिल्कुल आपने सही कहा, कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का इंतजार था और जैसा कि अभी आज भाजपा ने आरोप लगाया है, डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो भाजपा के घोषणा पत्र का कॉपी है। उन्होंने पूरा का पूरा भाजपा के एजेंडे में कुछ उसमें दाम बढ़ाकर और वो जनता के सामने पेश कर दिया। साफ तौर पर उन्होंने एक सवाल भी पूछा है कि जबकि साल 2018 में आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था उस घोषणा पत्र का आपने हिसाब जनता को नहीं दिया। आपके जो 36 वायदे थे उन वायदों का क्या हुआ? आपने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी के बजाय राज्य में शराब के नाम पे घोटाला हो गया। आपने कोयला घोटाला कर दिया, महादेव घोटाला की चर्चा पूरे प्रदेश में है। अब यहाँ का जो जनता, यहाँ की जनता और यहाँ का बच्चा ये पूछ रहा है कि क्या ये सट्टे, सियासत और सट्टे का खेल क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचता है? इसके बारे में जनता सवाल पूछ रही है। तो छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक तरफ कर्ज माफी, धान खरीदी और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा जो जनता के बीच में घूम रहा है वो मुद्दा है कि सरकार ने जिस तरीके से यहाँ घोटाले किए, जिस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया, और केवल ये कोयला या शराब घोटाला तक सीमित नहीं है। ये घोटाला, आप गौठान घोटाला की बात कर लें, कहा गया था कि हम गरीबों का गोबर खरीदेंगे और गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे और उसमें भी 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, जिसके लिए जो सारी रिपोर्ट
फाइल की गई है कि कैसे ये घोटाला हुआ। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि यहाँ राज्य की सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना से 17 लाख मकान बनाकर देने थे। सरकार ने क्या कहा, सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं दी, केंद्र का 12,000 करोड़ रुपया वापस चला गया और राज्य की सरकार ने कहा कि इस योजना में प्रधानमंत्री का नाम है। जी धीरज, आप जो ये बात कह रहे हैं, नहीं चलाएंगे। जी आप जो ये बात कह रहे हैं, शायद इसीलिए पीएम आवास योजना इस बार छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मसला मुद्दा बना हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं हम। विशाल वरिष्ठों का रुख करते हैं, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए। राजस्थान में देखा जाए तो क्या बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर के बीच में क्या दोनों ही पार्टियां आपसी खींचतान से भी ज्यादा लड़ रही हैं? किस तरीके की इस वक्त वस्तु स्थिति जमीन पर दिखाई पड़ रही है आपको विशाल? देखिए हरिंद्र, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का इलेक्शन कई महीनों में खास है, और वो इसलिए क्योंकि राजस्थान का जो रण है वो ओपन सीक्रेट हो गया है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस में इनफाइटिंग चली 4 सालों तक, और ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस की जो सरकार है, गहलोत सरकार है, वो वेंटिलेटर पे है। 5वें साल में अशोक गहलोत आते हैं और 7 गारंटी देते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं दे पा रहे कि क्या मेरी सरकार बच पाएगी, क्या मेरे सचिन पायलट से संबंध हमेशा के लिए अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि डीडी कॉन्क्लेव जब जयपुर में हुआ, मेरी सचिन पायलट से बात हुई और ऑन कैमरा उन्होंने कहा कि जो बोल दिया गया मेरे खिलाफ, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया अशोक गहलोत द्वारा, वो वापस नहीं लिया जा सकता, वो शब्द वापस नहीं हो सकते। लेकिन मैं अपने संस्कारों से बंधा हुआ हूँ। तो ये साफ था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में तलवारें खिंची हुई है, और जिस तरह से टिकट वितरण हुआ उसमें यह मामला बिल्कुल साफ आ गया कि दोनों इस बात पे जोर लगा रहे थे कि उनके कैंप से कितने लोगों को टिकट मिले। अभी की हम बात करें, मैं इस वक्त जोधपुर के रास्ते में हूँ और मैं आपको बता दूं कि 197 सीटों पर बीजेपी ने अपने टिकट्स डिक्लेयर कर दिए, जबकि कांग्रेस ने अभी तक 179 सीटों पर अपने टिकट डिक्लेयर किए हैं। कल वसुंधरा राजे ने अपना नामांकन भरा था, उससे पहले सचिन पायलट अपना नामांकन भर चुके हैं टॉक से, और कल आने वाले कल अशोक गहलोत जोधपुर से अपना नामांकन भरेंगे सरदारपुरा सीट से। लेकिन ये जो इनफाइटिंग है कांग्रेस के अंदर, वो ओपन सीक्रेट हो गया है। कांग्रेस जो है वो पुराने हारे हुए एमएलएस को वापस चांस दे रही है, जबकि अशोक गहलोत जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते रहे हैं कि कुछ एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी नए चेहरों को मौका दे रही है, और बीजेपी ने अपने 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों का टिकट काटा है। सिविल लाइन से अरुण चतुर्वेदी का टिकट काटा है, और ऐसे आदर्श नगर सीट पे भी उन्होंने टिकट काटा है अपने पुराने प्रदेश अध्यक्ष का। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा हरिंदर, से पहले कि मैं खत्म करूं, कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो सब जगह कांग्रेस का जब बात करते हैं तो अशोक गहलोत के पोस्टर नजर आते हैं, अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन बीजेपी अपने चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है, और दोनों पार्टी का लीडरशिप का डिफरेंस माना जाए तो यही है कि बीजेपी सेंट्रलाइज पार्टी है और सब निर्देश दिल्ली से आते हैं, जबकि कांग्रेस के अंदर जो खींचतान चलती है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि मोहन प्रकाश जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो जयपुर में कैंप किए हुए हैं और कोशिश करें किसी तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने एक एनालिसिस अपने आप में दिया। अनिल कुमार बंसल जी, आपको लगता है राजस्थान का चुनाव इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण, जो बात विशाल कह रहे हैं कि आखिर कमल ही उम्मीद है, कमल ही उम्मीदवार है, ये बात प्रधानमंत्री कहते हैं राजस्थान में, और उधर अशोक गहलोत का चेहरा, आपको लगता है कि ये भी अपने आप में तमाम प्रकार से दिलचस्प बनता दिखाई पड़ रहा है? अनिल जी देखिए, एक तो आर्येंद्र जी आप जानते हैं एक परंपरा राजस्थान में पिछले 20-25 साल से चली आ रही है, वहां एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। तो ये जो परंपरा है अभी काफी लोगों के हम इंटरव्यू चैनल्स पर देखते हैं, ज्यादातर जब मतदाता भी इस परंपरा की बात करते हैं तो हम इसको महत्व दिए बिना रह नहीं सकते। तो अनिल जी, आपको हम रोकना चाहेंगे क्योंकि जहां पे चुनावी घमासान के बीच में क्रिकेट के मैदान से एक बड़ी इस वक्त खबर भारत के लिए आ रही, हम उसका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि भारत ने क्रिकेट विश्व कप जो मैच चल रहा था उसमें लगातार 8वीं जीत दर्ज की है, दक्षिण अफ्रीका की टीम को हरा दिया है। भारत अभी तक लगातार अजेय बना हुआ है और लगातार 8 जीत दर्ज कर चुका है। और आज के मैच के लिहाज से अगर बात की जाए तो भारत ने बेहतरीन पारी खेली और 300 से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया, और उसमें भी विराट कोहली ने आज अपने 49वें शतक को लगाया और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। और इस तरीके से देखा जाए तो
कई कीर्तिमान स्थापित किए गए और आज 8वें मैच में जो विश्व कप में भारत का था उसमें उसने 8वीं जीत लगातार दर्ज की है। अजय बना हुआ है, भारत पहले पायदान पे लगातार बना हुआ है और टीम के लिए गेंदबाजों ने आज एक बार फिर से कमाल करके दिखाया। मोहम्मद सिराज की बात की जाए, सामी की बात की जाए, ये जो तमाम गेंदबाज हैं भारत के लिए बेहतरीन फॉर्म में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर से ये अपने आप में दिखाता है कि 243 रन से हराना, हमने पिछले मैच में भी देखा 302 रन की एक बड़ी जीत हासिल की थी अपने 7वें मैच में भारत ने, और आज 247 रन से हराना ये दिखाता है, 243 रन से हराना दक्षिण अफ्रीका की टीम को ये दिखाता है कि भारत किस प्रकार से बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है। न सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी के माध्यम से भी बेहतरीन प्रदर्शन लगातार हो रहा है। बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन करते हुए रन बना रहे हैं तो गेंदबाज रन बनाने ही नहीं दे रहे बल्कि विकेट चटका रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी टीमों को कम स्कोर पर धराशायी कर देना यह दिखाता है कि भारतीय गेंदबाज किस प्रकार का कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। और 243 रनों से दक्षिण अफ्रीका की टीम को शिकस्त देना लगातार 8वां मैच भारत का विश्व कप के इस मैदान में, और ये भारत ने करके दिखाया है और लगातार इस 8वीं जीत के साथ में भारत अजेय बढ़त बनाए हुआ है। और निश्चित तौर से भारत एक टीम के तरीके से, पूरी टीम स्प्रिट के तरीके से खेलता नजर आ रहा है, जहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी भी है तो बेहतरीन गेंदबाजी भी साफ तौर से देखने को मिल रही है। ये भारत के लिए बड़ी जीत, दक्षिण अफ्रीका को हराया है भारत ने और ये भारत ने कमाल करके दिखाया एक बार फिर से। ईडन गार्डन कोलकाता के मैदान पर यह मैच था और भारत लगातार 8वीं जीत के साथ में अपने आप में मैदान के साथ में। और निश्चित तौर से इस बड़ी खबर के बाद हम वापस अपने मेहमान के पास रुख करते हैं। सर, मैंने अनिल जी आपको रोका था, अब चुनाव की बजाय जरा एक बार क्रिकेट की टीम पे एक छोटा सा कमेंट करके, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक अजय बढ़त दिखाता है कि भारत के बढ़ते हौसले। जी, हम सूची में सबसे ऊपर तो हैं ही और एक भी मैच हम अब तक नहीं हारे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है, बड़ा कीर्तिमान है। और जो सबसे अच्छी बात है, जिनको हम धुरंधर और दिग्गज टीम कहते हैं, वो जब ढहती हैं तो कोई खिलाड़ी रुकते नहीं हैं। और भारत में ऐसी स्थिति आई कि 2 प्लेयर 3 प्लेयर आउट हुए तो भी हमारे मध्य क्रम के बल्लेबाज और चौथे और 5वें नंबर पर आने वाले बल्लेबाजों ने पूरे मैच को न केवल संभाला बल्कि अपनी जीत के सिलसिले को लगातार बनाए रखा। और आज सारी विश्व की टीमें सब मान रहे हैं कि भारत की जो क्रिकेट टीम है वो बेजोड़ है और उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सर किस पॉलिटिकल पार्टी की जो टीम है वो इस बार इन 5 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करेगी, उसको देखने की उम्मीद हम सबको रहेगी। फिलहाल वक्त इतनी है, अनुमति दे रहा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रमजीत आपका, धीरज कुमार आपका, विशाल आपका, नीरज आपका और अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।